ओके, तो पार्ट 1 में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कवर की थी, कुछ टाइप्स, जिसमें कि कॉस्ट प्रॉब्लम्स, एज प्रॉब्लम्स, नंबर एंड 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम्स, स्पीड प्रॉब्लम्स थी। इस पार्ट में हम कवर करेंगे फ्रैक्शन, फिक्स चार्जेस, वर्क एंड टाइम और मिसलेनियस प्रॉब्लम। मिसलेनियस प्रॉब्लम में कोई भी टाइप, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इनमें से किसी टाइप में नहीं होता होगा। और उसमें हमने क्या देखा था कि हमको इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है डिफरेंट पार्ट्स में से, प्लस जब हम आंसर निकाल देते हैं तो क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम वापस सिचुएशन में जाके पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर सही आया है या गलत। उस तो इसलिए अब इस पार्ट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी इक्वेशंस बनाकर छोड़ देंगे। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स। जब भी आपको फ्रैक्शन की प्रॉब्लम आएगी कि आपको कोई फ्रैक्शन निकालनी होगी, आपने देखो एंड में देखा फाइंड द फ्रैक्शन, तो लास्ट सेंटेंस हमें किस चीज़ में हमेशा हेल्प करता है कि हमको लेट का क्या करना है। इसका मतलब अगर फ्रैक्शन प्रॉब्लम है तो हमने लेट क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई एंड देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, एक्स अपॉन वाई। ये फिक्स स्टेप्स हैं किसी भी फ्रैक्शन प्रॉब्लम के। और एग्जाम्पल नंबर क्योंकि 13, 14 और 15 तीनों हमारे जो फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स को कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिस हमारे को सबके अंदर पहले ये स्टेप्स लिखने हैं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 13। ठीक है, अच्छा, अब उसने अगर कहा है इज या बिकम्स, अगर वो वर्ड कहता है तो इसका मतलब वो इक्वल टू का साइन के बाद का जो डेटा है वो हमें कहीं ना कहीं दे रहा है ना। तो उसने कहा अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। ओके, और हमारी फ्रैक्शन ये तो है ही है, हमारे पास ये फ्रैक्शन थी। उसने कहा ये 1/3 बन जाएगी कब, when 1 is subtracted from the numerator। और उसके बाद एंड के बाद उसने दूसरी कंडीशन शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ न्यूमरेटर में से जो उसने 1 सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दिया, तो फ्रैक्शन बन गया 1/3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज केस 1। केस 2, फिर उसने कहा एंड इट बिकम्स, फिर से आ गया बिकम्स 1/4 when 8 is added to the denominator। इसका मतलब न्यूमरेटर को इसने डिस्टर्ब नहीं किया और 8 कर दिया ऐड डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 4 of x is equal to y plus 8। this implies that 4x minus y is equal to 8। this is equation number 1, this is equation number 2। तो आप जब करोगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 3x minus y is equal to 3 and 4x minus y is equal to 8, we get। मैंने आपको पहले ही कहा कि पार्ट 1 में हमने सबको सॉल्व करना अच्छे से सीख लिया है, तो यहाँ पर आप इनको खुद सॉल्व करोगे और लास्ट का आंसर मैं आपको बता रही हूँ तो आप उसको उस हिसाब से डाल दोगे। सॉल्व करने के बाद आपको x मिलने वाला है 5 और y मिलने वाला है 12, तो आप लास्ट में आंसर लिखोगे देयरफॉर फ्रैक्शन is equal to x upon y is equal to 5/12। Perfect। Now come to example number 40। उसने फिर से हमसे एंड में कहा फाइंड द फ्रैक्शन, तो इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि मुझे ये पहले फिक्स स्टेप्स तो लिखने ही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको वो हर बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को भी कहेगा, वो कुछ भी कह सकता है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। इसका मतलब न्यूमरेटर जो है, मतलब कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, अगर न्यूमरेटर ये है तो डिनोमिनेटर उससे 4 बड़ा है ना। तो ठीक है, हम कुछ इस तरह से लेट करेंगे, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम कह देते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 ग्रेटर है। अच्छा, अब फिर पहले कंडीशन पढ़ लेते हैं। If the numerator is decreased by 2 and denominator is increased by 1, अगर वो न्यूमरेटर में से 2 कम कर देता है और डिनोमिनेटर में 1 कम कर देता है। अभी देखो उसने बिकम्स वर्ड नहीं कहा, तो मैं पहले इक्वल टू डाल के ऐसे स्टेप्स को नहीं लिखूंगी, पहले अच्छे से पढ़ लूंगी। न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 and denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator। मतलब जो उसको कंडीशन के बाद नए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मिले हैं, उसमें जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 8 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको
सॉल्व करके इस इक्वेशन का आपको मिलेगा 8x minus y is equal to 17. On solving, so this is equation 1, this is equation 2. On solving equation first and equation second, आप सॉल्व करोगे, किसी भी मेथड से सॉल्व करो, we get x is equal to 3 and y is equal to 17. Therefore, fraction is equal to 3 upon 17. Let's check. Oh no, this is wrong. Okay, this is 7. 3 upon 7. देखो मेरे को एकदम से कैसे पता चला मेरी गलती आ गई. उसने कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 का डिफरेंस है, मेरा 14 का आ रहा था, तो मेरा एकदम से दिमाग चला कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है. तो मैंने कैलकुलेशंस को रीचेक किया, उसमें अब ठीक है, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से 3 बड़ा है. फिर उसने कहा कि अगर वो न्यूमरेटर में से 2 लेस कर दे. ओके, चेक कर रही हूँ मैं अब अपनी इक्वेशंस को. मेरे पास 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, पहली इक्वेशन तो ट्रू. सेकेंड टाइम 8 टाइम्स अगर उसने न्यूमरेटर में से 2 कम कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो 8 इज इक्वल टू 8 आ गया. करेक्ट. नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारा आंसर करेक्ट है. ठीक है, कम टू नेक्स्ट वन. The sum of the numerator and denominator of a fraction. अच्छा, अब उसने कहा है कि ये फिक्स स्टेप्स तो हमारे हो ही गए हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात कर रहा है फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो इसका मतलब फ्रैक्शन 1 अपॉन x अपॉन y है, ये हमारे फिक्स स्टेप्स हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. उसने क्या कहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन. ओके, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर रहा, ये डिनोमिनेटर रहा, ये न्यूमरेटर रहा, ये डिनोमिनेटर रहा, ये इनका सम रहा. ऑफ अ फ्रैक्शन इज आ गया, फिर से इज, तो इसकी जगह आपका हो गया इक्वल टू का साइन, इज 4 मोर देन भी हो गया, ट्वाइस द न्यूमरेटर. सी, वो बोलता जा रहा है, मैं लिखते जा रही हूँ. सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. आप इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4 प्लस y. अच्छा, अब सेकेंड कंडीशन को देखते हैं. इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, मतलब x प्लस 3 और y प्लस 3 तो होने वाला है, दे आर इन द रेशियो 2:3. तो वैसे भी तो बिकम्स वाली बात ही हो गई ना, कि बिकम में भी तो जो हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं वो रेशियो ही आती है. तो इसका मतलब अब की बार उसने कहा है कि अगर वो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर देता है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देता है तो रेशियो जो होती है 2/3 बन जाती है. सो दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2. तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3. अपने आप इसको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो. I am just giving you the answer. This is equation 1. This is equation 2. Solving first and second, we get x is equal to 5 or y is equal to 9. Therefore, fraction is equal to 5/9. अब चेक करते हैं, देखना क्या उसने कहा है. मैं केस 1 में इसको डाल के देख रही हूँ. देखो, जब मैं स्लैश डालती हूँ ना, उसका मतलब और मेरा इक्वल प्रूव हुआ नहीं है तो मैं इक्वल नहीं लिख सकती. यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में डेटा डाल रही होती हूँ, यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में डेटा डाल रही होती हूँ. तो उसने कहा है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है, यानी कि जो 5 + 9 है, उसमें अगर मैं डिनोमिनेटर को ट्वाइस कर देती हूँ, यानी कि 2 × 5, और इसमें ऐड कर देती हूँ तो वही बन जाता है. ये भी 14 हो गया, ये भी 14 हो गया. परफेक्ट, हमारा आंसर इज करेक्ट. फिर उसने कहा कि उसने न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया. यहाँ मैं कर रही हूँ चेक. सेकेंड इक्वेशन में चेक कर रही हूँ कि मैं उसने न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया. तो ये आपके पास हो गया 5 + 3 और 9 + 3 8 12. तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12. ये भी करेक्ट. देखो, कहीं से आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने उसको खुद कैलकुलेट करके देखा, कंडीशंस में डाल के देखा. इसका मतलब नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि आंसर इज करेक्ट. ओके,
This type is over. Now come to fixed charges problems. Fixed charges problem. देखो फिक्स चार्जेस में क्या है, सबसे पहले आप समझ लो फिक्स चार्जेस में है क्या, ताकि आपको क्वेश्चन इजी लगे। आप ऑटो में बैठे, ध्यान से सुनो, और उसके ऊपर मीटर के ऊपर ना 25 रुपीज़ लिखा आना शुरू हुआ। आपने ऑटो वाले से पूछा भैया ये 25 रुपीज़ किस चीज़ के हैं, तो उसने कहा कि 1 किलोमीटर तक तो आपके 25 रुपीज़ ही रहेंगे। ठीक है, कि अगर मतलब 1 किलोमीटर के अंदर अंदर उतर जाते हो तो आपको 25 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन अगर उससे आगे आप हर बार चलते हो तो आपको 8 रुपीज़ पर किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा। तो देखो उसने टोटल कितना ट्रेवल किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, जिसमें फर्स्ट किलोमीटर का उसके पास 25 रुपीज़ थे और 4 किलोमीटर के 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से थे। एक तो ये केस 1 हो गया। दूसरे में उसने कहा, आपने उससे पूछा कि 25 का सपोज बिल था, उसने कहा कि मैडम ये तो बैठने का ही है, आपको हर किलोमीटर पे 8 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा, ये तो आप बैठ गए तो आपके 25 तो हो ही गए। ठीक है, तो ये तो आपने फिक्स चार्जेस करे प्लस 8 इंटू 5, ये आपको टोटल पे करना पड़ा, ये हो गया। एक और तरह से समझ लो, आप एक लाइब्रेरी से बुक लेकर आए, फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, उसने कहा 3 दिन तो आप रख सकते हो, पहले अब वापस करो आपकी ऑप्शन है, लेकिन 3 दिन तक आपको कुछ अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट तो देना ही होगा। ठीक है, अब किसी चाइल्ड ने बुक को 7 डेज तक रख लिया, तो 3 दिन तक तो फिक्स्ड ही चार्जेस हैं, उसको पर डे का अगर फाइन लगेगा तो 4th डे से लगेगा, यानी कि 3 डेज के बाद उसको पर डे का चार्ज लगना शुरू होगा। शुरू के 3 डेज तक तो उसके फिक्स्ड अमाउंट है। अब देखो इस पर हम क्वेश्चन पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसने कहा अ लेंडिंग लाइब्रेरी, अब सबसे पहले लास्ट सेंटेंस पढ़े, फाइंड फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे। ओके, फाइंड फिक्स चार्ज, तो चलो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि क्या लेट करना है। लेट फिक्स्ड चार्जेस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 और ये इसके फिक्स स्टेप्स हैं। लेट करने वाले स्टेप्स हमेशा फिक्स्ड होते हैं। लेट फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू 8 एंड चार्जेस पर डे इज इक्वल टू y से, हमने लेट कर दिया उसको। ओके, फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज, उसका मतलब कि आप बुक ले गए हो तो आप 3 डेज तक तो आपके इतने ही चार्जेस लगेंगे, और उसके बाद अगर आप 3 डेज के बाद एक्स्ट्रा बुक रखते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उसने एक डॉल गर्ल थी, उसने 25 रुपीज़ पे करे। अच्छा, अब आप ले रहे हो केस 1, उसने 27 रुपीज़ पे करे कि उसने बुक्स को 7 डेज तक रखा था बुक को, इसका मतलब 3 डेज तक तो उसके यही हो गए, और 4th 5th 6th 7th तो उसको 4 डेज के पर डे के हिसाब से पेमेंट करना पड़ा, पहली कंडीशन। दूसरी गर्ल है एंजल, जिसने 21 रुपीज़ दिए हैं और उसने 5 डेज तक बुक रखी थी, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे तो उसको कोई पैसे नहीं देने थे, 4th और 5th सिर्फ 2 डेज के पैसे देने थे, ये तो उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं फिक्स चार्जेस, और 2 डेज के उसको एक्स्ट्रा चार्ज के हिसाब से पैसे देने पड़े। ठीक है, तो जब आप उसमें x निकालोगे, जब आप इस दोनों को कैलकुलेट करोगे और x की वैल्यू निकालोगे, तो वो उसके फिक्स चार्जेस होंगे जो उसने फर्स्ट 3 डेज के लिए देने होंगे, और जब आप y की वैल्यू निकालोगे, इसका मतलब ये वो मनी होगा जो कि उसने आपके पर डे के हिसाब से दिया होगा। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, x आपको मिलेगा y 15 और y मिलेगा 3। अब देखो हम चेक कर लेते हैं। उस गर्ल ने केस 1 में टोटल डेज कितने हैं हमारे पास, 7 डेज हैं। ठीक है, तो 3 डेज में तो उसने हमारे को दिए 15 रुपीज़ बैठे, 4th 5th 6th 7th यानी 4 डेज के उसने 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिल दिए, 12 रुपीज़ बैठे, तो 15 प्लस 12 हो गए 17, दैट मीन्स वी आर करेक्ट। चलो केस 2 में भी इसको चेक कर लेते हैं। 15 रुपीज़ तो उसको देने ही थे फिक्स चार्जेस, उसने बुक कितने दिन अपने पास रखी थी, 5 डेज, तो 3 4 और 5 2 डेज के हिसाब से उसको पर डे के चार्जेस दे रहे थे, यानी 3 रुपीज़, तो 15 प्लस 3 2 6 हो गए 20। नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि आवर आंसर इज करेक्ट। ओके,
पॉज कर दो, एक बार इसको अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए। डन। ओके, कम टू वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स। पहले पढ़ लेते हैं वो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है इस टाइप की जो हमारी एक ही तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई 2 विमेन है और 5 मैन है, वो किसी एम्ब्रॉयडरी शॉप में काम करती हैं और उनको एक एम्ब्रॉयडरी ख़त्म करनी है, तो वो 7 के 7 लोग इकट्ठे लगे हुए हैं और 4 दिन में वो जॉब कंप्लीट कर लेते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery job work in 4 days. लेकिन अगर यही 3 women होती और 6 men होते तो वही काम जो इन्होंने 4 days में किया है वही काम ये 3 days में कर देंगे। तो आप उनको ये बताओ, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। यानी कि अगर सिर्फ एक वुमन होती और उसको सारा काम खत्म होता करना होता तो वो कितना टाइम लेती, और अगर एक मैन होता और उसको सारा काम खत्म करना होता तो वो कितना टाइम लेता। ओके, लास्ट सेंटेंस से हमें एक बात तो समझ में आ गई है। दिस इज वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम। वी आर स्टार्टिंग। उसने हमसे 1 वुमन का और 1 मैन का पूछा है, इसका मतलब लेट तो हमको यही करना है। लेट 1 मैन, ओके, 1 वुमन completes work in, सपोज उसको कुछ x days लगते हैं, हमें नहीं पता कितने लगते हैं, and when man completes the work in y days। अच्छा, अब इसको हम ऐसे नहीं निकाल सकते, हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक दिन करके पर डे के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो सपोज पहले मैं पर डे का केस 1 ले रही हूँ, उसमें कहती हूँ लेट वर्क done by 1 woman in 1 day। देखो, अगर मैं एक काम को 4 दिन में पूरा करती हूँ तो एक दिन में क्या करूँगी, 1/4 करूँगी। जितने भी, अगर मैं एक काम को 10 डेज में कंप्लीट करती हूँ तो 1 डे में क्या करूँगी, 1/10 डे में करूँगी। तो इसलिए अगर एक वुमेन एक काम को एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x, है ना। टोटल अगर एक वुमेन टोटल काम को कंप्लीट x डेज में करती है तो एक दिन में तो वो 1/x वर्क कंप्लीट करेगी ना, और यहाँ पर कितनी है 2, तो जो 2 वुमेन है दोनों, वो उनका 2/x डेज एक दिन का काम हो गया। अच्छा, और सिमिलरली और अगर 1 मैन वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज 1/y, क्योंकि अगर वो टोटल y डेज लेता है तो एक दिन में 1/y उसने वर्क किया। तो इसका मतलब अगर जो 5 मैन होंगे वो 5/y डेज में कर लेंगे। ठीक है, तो अब केस 1 में हमारे पास ये आया। अब अगर हम सबका 1 डे का ले रहे हैं तो 4 दिन का काम एक दिन में 1/4 ही तो होगा, उसको भी हमें 1 करना पड़ेगा। यानी 2 वुमेन ने और 5 मैन ने पर डे में जो काम किया तो उनका 1/4 वर्क कंप्लीट हो गया। दिस इज ऑफ 1 डे। आप इन स्टेप्स को रट लो, दीज अगेन आर फिक्स स्टेप्स, यू नो। आप कह सकते हो कि केस 1 के फिक्स स्टेप्स हैं। तो केस 2 में अगर 3 women वर्क डन बाय 3 women in 1 day is equal to 3/x, and work done by 6 men in 1 day is equal to 6/y। और कितने दिनों में हुआ था, 3 डेज में, तो 1 डे में कितना हुआ, 1/3। तो 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ कैसे करेंगे, नाउ लेट फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, तो लेट 1/x is equal to u and 1/y is equal to v। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी, जो रिड्यूस होंगी वो इस तरह से हो जाएंगी, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। फ्रैक्शन में हम लोग छोड़ते नहीं हैं, 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1। और जो इक्वेशन सेकेंड होगी वो हो जाएगी 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3, 9u
प्लस 18v इज इक्वल टू 1। आप इनको सॉल्व करोगे जब, तो आपको u एंड v की वैल्यू मिलेगी। आप किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग आप इसको सॉल्व करोगे खुद, कोई डाउट आएगा तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बनाओगे। ऑन सॉल्विंग आपको जो इसमें u की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी 1/18 और v की वैल्यू आपको मिलेगी 1/36। तो इसका मतलब 1/x को आपने पुट किया था u विच इज़ 1/18, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। यानी कि अगर सिर्फ एक वुमन को ये काम कंप्लीट करने को दे दिया जाएगा तो वो टोटल 18 डेज लेगी। एंड 1/y हमने किसको लिया था, v को, विच इज इक्वल टू 1/36। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 36। इसका मतलब हमने एक मैन को अगर ये वर्क करने को दे दिया तो वो 36 डेज में करेगा। आप इस एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। जितने भी वैन मेमर वाला क्वेश्चन आते हैं उन सबको आपने बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे सॉल्व करना होता है, कोई भी चेंज नहीं होता उसके अंदर। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी स्टाइल से सॉल्व 99.9% क्वेश्चंस जो सीबीएसई में पेपर आता है उसके हिसाब से। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। जैसे कि हमने अभी तक की सारी टाइप्स में देखा था कि हमारे कुछ ना कुछ फिक्स स्टेप्स तो होते ही हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका कोई फिक्स स्टेप नहीं होता। हमें हर बार क्वेश्चन को समझ के और फिर उसको सॉल्व करना होता है, उसके हिसाब से लेट करना होता है। लेट करने का तरीका तो खैर सेम ही है। अब देखो वो कैसे। उसने कहा, सबसे पहले एंग पढ़ लेते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि कोई दो एंगल्स हैं और वो सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि उनका सम 180 है। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। मतलब दो का सम 180 है, उसमें से डेफिनेटली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और जो बड़े और छोटे का डिफरेंस है वो 18 है। आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। फाइंड देम, इसका मतलब एंगल्स निकालने हैं। ओके, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में हम ले रहे हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 18, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अब इसमें एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है। तो हम ऐसे ही लेट कर लेते हैं, लेट बिगर एंगल इज इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। एक तो पहली कंडीशन तो उसने क्या कह दिया, सप्लीमेंट्री है, तो x प्लस वाई को 180 होगा। और दूसरा उसने कह दिया कि जो लार्जर वन है वो स्मॉलर वन से 18 बड़ा है, यानी उन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री है। सो सिंपल। आप इन दोनों को कैलकुलेट करो तो आपको ये मिल जाएगा x 99 डिग्री एंड y 81 डिग्री। कैलकुलेट कर लो, क्या इनका डिफरेंस आपके पास 18 डिग्री आ रहा है। यस, 99 माइनस 81 18 आ रहा है। और इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या 180 आ रहा है। यस, इसका मतलब आंसर इज करेक्ट। देखो मिसलेनियस प्रॉब्लम ये कितनी इजी थी। ओके, अब फिर से हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 19 पे और उसका पढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें पता है कि हमको उसकी डायमेंशंस को लेट करना है, यानी कि लेट लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y। यूनिट्स आगे और लिख दो, यूनिट्स यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन है एरिया का, तो एरिया भी निकाल देते हैं। एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो भी इसकी लेंथ है अगर हम उसको 5 यूनिट्स कम कर देते हैं, यानी कि x में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ब्रेड्थ में से 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं, यानी y में 3 ऐड कर देते हैं, मतलब कि x में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है और y में से 3 ऐड करना है, तो देखते हैं क्या होता है। उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन के भी कुछ फिक्स तरीके से चलते हैं कि एरिया में से 9 कम हो जाएगा, यानी एरिया रिड्यूस होएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स कब, जब वो उसकी लेंथ में से 5 लेंथ को 5 इंक्रीज कर देता है
और ब्रेथ को लेंथ को उसने 5 रिड्यूस किया है और ब्रेथ को इसने 3 इंक्रीज कर दिया है, तो उसका एरिया ओवरऑल 9 कम हो गया। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, एक्स वाई माइनस प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। आधे को इन क्वेश्चन में ये आपका 100% कटेगा, तो आपका बच गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9, तो इसका मतलब इज इक्वल टू 6। तो आपकी इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। दिस इज केस 1। केस 2, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। अच्छा, आपने देखा ना एरिया इंक्रीज बाय 69 स्क्वायर यूनिट्स, 67, तो आप समझ जाओ कि ये पर्टिकुलर आपको टाइप मिल गई और आपके मजे आ गए हैं, क्योंकि आपको आपका इसका बिल्कुल पूरा पैटर्न अच्छे से पता है कि आपको करना क्या है। तो अब की बार उसने क्या किया कि एरिया को 67 यूनिट्स इंक्रीज हुआ कब, जब उसने लेंथ को भी 3 बढ़ा दिया और ब्रेथ को 2 बढ़ा दिया, यानी इस बार उसने लेंथ और ब्रेथ दोनों में ऐड किया है। y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 67। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, ओके, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल्ड आउट, दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब फिर से आपके पास इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई है, आप इसमें डाल के वैल्यूज निकाल लो और उसके बाद अपने आंसर को चेक करो। ओके, अच्छा अब देखो, आप बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो, आपको सिमिलर सा ही पैटर्न नजर आएगा। सबसे पहले इसका लास्ट सेंटेंस पढ़े। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब सपोज आप क्लास में बैठे हो, सोच के देखो, तो कुछ ऐसे बच्चे खड़े होंगे और कुछ ऐसी लाइंस होंगी, तो यहाँ पर दिस इनटू दिस करके आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। कुछ ऐसा सही एरिया सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज कर लेती हूँ स्टैंड्स इन अ रो, तो ओके सॉरी, एग्जाम्पल 20 यहाँ से शुरू करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स रोज हैं हमारे पास, एंड स्टूडेंट्स पर रो इज इक्वल टू वाई। देखो सपोज यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं और ऐसे 3 रोज हैं, तो 10 3 30 स्टूडेंट्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई। अब बहुत ध्यान से इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ो और देखो कि ये एक ना आपको इसमें एक पर्टिकुलर टाइप नजर आएगी। ऐसा कोई भी सिमिलर क्वेश्चन होगा आप एकदम से समझ जाओगे कि जिसमें दोनों लेट जो हमारी क्वांटिटीज हैं उनके प्रोडक्ट से हमारे पास आंसर है, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आंसर इसी फॉर्मेट में मिलेगा। देखो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हमने स्टूडेंट्स किसको लिया था, y को। अगर 3 स्टूडेंट्स एक रो में एक्स्ट्रा हो गए, यानी यहाँ पर 3 और हो गए हैं, तो होगा क्या, जब आप इन बच्चों को यहाँ एडजस्ट कर दोगे तो रो कम हो गई, तो उसकी एक रो कम हो गई, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम रह गए। जैसे यहाँ एरिया तो बढ़ घट गया था ना, तो यहाँ नंबर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन उसने बच्चे कुछ ऐसे आपस में एडजस्ट किए कि रो कम हो गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो बढ़ गए हैं। अब आप इसको सॉल्व करो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर्म्ड, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। केस 1। अब केस 2 देख लेते हैं हम। ओके, उसने कहा कि बट इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। अब उसने क्या किया, इसमें 3 डालने के लिए इसमें बच्चे कुछ कम कर दिए, तो जो बच्चे वो यहाँ से हटाएगा वहाँ नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी। तो अगर वो हर रो में से 3 बच्चे कम कर देता है तो उसको 2 रोज एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, तो ये इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर ही बैठता है। सो लेट्स सॉल्व इट, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसल्ड, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन गई, सेकेंड आपकी ये बन गई। डालो, x और y की वैल्यू निकालो और उसको अपने आप चेक करके देखो कि आपका आंसर ठीक बैठता है कि नहीं।
सिचुएशंस में, जैसे कि हमने पार्ट 1 में इसको बहुत क्लियरली किया था। नहीं समझ में आ रहा, पार्ट 1 में जाके देखो कि हम कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अरे वाह, मजे आ गए, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है। क्या प्रॉपर्टीज होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब मैं ये कर रही हूँ एग्जाम्पल 21। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम ये बना लेते हैं A, B, C and D. Angle A is equal to 4y plus 20, 4y plus 20. Angle B is equal to 3y minus 5. Angle C is equal to minus 4x. And angle D is equal to minus 7x plus 5. फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलती मत करना, सीक्वेंस मत डिस्टर्ब करना। अगर आपने लिख दिया ABCD वो गलत है। वो ये क्वाड्रिलेटरल का नाम बन जाएगा ABDC। तो जब हम किसी क्वाड्रिलेटरल को नेम कर रहे होते हैं तो हम सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करते हैं। सो अगर आपको ABCD दिया है तो ABCD। अब उसने कहा कि अब हम लिख लेते हैं एज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree. तो angle A plus angle C क्या हुआ? This implies that 4y plus 20 minus 4x is equal to 120, 180, यानी कि 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 160। देखो पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 माइनस 6, आप इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो। एंड एंगल B प्लस एंगल D क्या आपका बन गया? 3y माइनस 5 प्लस माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इन दोनों को भी सॉल्व करो तो आपको इक्वेशन मिलेगी -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करने के बाद ओके इसमें आंसर नहीं लिखा तो मैं आपको दे देती हूँ x की वैल्यू आ जाएगी -15 और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25। अब हम अपने आंसर्स को चेक करेंगे, इसमें वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे तो जो एंगल A है हमारे पास 4y20 है, 4y प्लस 20 है। मैं इसमें वैल्यू डालूंगी तो मुझे वो मिल जाएगा 120 डिग्री का। इस हिसाब से एंगल B 70 डिग्री का, एंगल C 60 डिग्री का और जो एंगल D है 110 डिग्री का। चेक इट। हाफ द पेरीमीटर। ओके, एक बार इसको बेटा अच्छे से वीडियो को पॉज कर दो, अच्छे से इसको सॉल्व कर दो। ये क्वेश्चंस अगर आपसे छूट गए तो फिर छूट गए, फिर आपसे बार बार गलती ही होगी। सो प्लीज इनको अच्छे से करके देख लो। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 22। पॉज करके कर लिया? अच्छा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन। अच्छा, इसका मतलब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, गार्डन बना देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से हमसे बात कर रही है तो अगर सपोज ये x और ये x और ये y और ये y है तो इसका जो पेरीमीटर है वो ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक तो उसने ये बात कह दी, हमारे को नहीं, अभी देखते हैं पेरीमीटर कितना है। हुज लेंथ जो है 4 मोर देन विड्थ है, तो यानी कि x जो है y से 4 बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तो मुझे ये मिल गया और उसने मुझे इस 36 मीटर, तो पेरीमीटर 36 दे रखा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, यानी पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है। ध्यान से, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, यानी पेरीमीटर का हाफ 36 है। अच्छा, और लेंथ जो है और विड्थ में डिफरेंस कितना है? 4। तो सिंपल आपको एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड और ये आपको आंसर मिल जाएगा 20 और 16। परफेक्ट, अच्छे से समझ लो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल 23 और 24 हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाले एग्जाम्पल्स हैं। आप इससे पहले इसको छोड़ दो। देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को समझो। एग्जाम्पल 23 और 24 कम से कम 5-5 बार करना।
आप एक शॉपकीपर के पास गए और उसके ऊपर जो रेट लगा था या नहीं लगा था कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उससे ना एक साड़ी खरीदी, आपको नहीं पता वो साड़ी दुकानदार को कितने में मिली होगी, पर उसको उस पर 8% का ना प्रॉफिट हो गया। यानी कि उसने जितनी भी खरीदी होगी उस पर उसको 8%, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने 100 रुपीज़ की वो साड़ी खरीदी थी, तो 108 में उसने उसको सेल किया, तो 8 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ओके, सो प्रॉफिट इज एट कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट पॉइंट जो आप याद रखोगे। अभी मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रही हूँ। दूसरी बात, उसके ऊपर कुछ MRP लगी हुई थी, ठीक है, तो आपने पूछा शॉपकीपर से कि मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो वो किस पे मिला, MRP पे ना। तो अगर उसने आपको कहा है डिस्काउंट, तो उसका मतलब जब आप डिस्काउंट की बात करोगे तो डिस्काउंट इज एट MRP। ये दोनों बातें इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, किसके कॉस्ट प्राइस पे, शॉपकीपर ने जितने में खरीदी होगी। डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है कि उसके ऊपर जो भी लेबल का टैग लगा हुआ है उस पर MRP कितना लगा हुआ है उस पर होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उसने मुझे कहा कि मैंने जो साड़ी वाले को पैसे दिए वो 5600 रुपीज़ उसको मैंने टोटल पे किया, है ना। इसका क्या मतलब है कि जितने में भी शॉपकीपर ने उसको खरीदा होगा प्लस उसके ऊपर प्रॉफिट परसेंट जितना लगाया होगा उसके बाद उसको 5600 टोटल मिले। ए पॉइंट। बी पॉइंट, साड़ी पर उसको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर उसने बात बताया कि उसने टोटल उसको कितने दिए, यहाँ पर वो कह रहा है उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो जब उसको प्रॉफिट हुआ तो वो सिर्फ इस पर्टिकुलर बात की बात कर रहा है, उसको कॉस्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ प्रॉफिट की बात करनी है। जब तक ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नहीं समझोगे आपको मेरे अगले 2 क्वेश्चंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। कि अगर वो प्रॉफिट की बात कर रहा है तो मतलब आपको CP लेट करना है, अगर वो डिस्काउंट की बात कर रहा है मतलब आपको MRP लेट करना है, अगर वो ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी दी तो इक्वेशन बनाते हुए आपको कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करके टोटल कॉस्ट बनानी है, और अगर वो कह रहा है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ तो सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करना है। अच्छे से समझो, इस पॉइंट को लेते हुए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे कि उसने हमको क्या क्या दे रखा है। अ शॉपकीपर सेल्स साड़ी एट 8% प्रॉफिट, मतलब हमको CP की ज़रूरत है, एंड अ स्वेटर एट ए 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब MRP, thereby getting a sum of 1008, मतलब उसने किसी को साड़ी बेची और उसको सम 1008 मिला, यानी जितने में उसने खरीदी होगी उसके परसेंट 8% प्रॉफिट लगा दिया, और जितने में उसने सेल करी MRP पे जो डिस्काउंट दिया 10% उतने उसमें से माइनस कर दिए, तो उसको टोटल सम इतने रुपीज़ मिला। तो मतलब केस ये वाला है। तो लेट करने में तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी, लेट करते हुए आपने इन चीज़ों को देखना है, सॉल्व करते हुए जब इक्वेशन बनानी है तो ये केस दे रखा है या ये केस दे रखा है, आपने ये देखना है। तो उसको टोटल सम इतना मिला है यानी वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एंड पॉइंट पे जाते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी एंड लिस्ट प्राइस, वही बात MRP हो गया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी क्योंकि साड़ी पे प्रॉफिट की बात कर रहा है, एंड लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर क्योंकि वो उस पर डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ चुका है कि हमें क्या क्या लेट करना है। लेट cost price, this is example number 23, cost price of sari is equal to X rupees and list price और MRP एक ही बात है, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू Y रुपीज़। अब उसको यहाँ सम टोटल मिला है 1008 रुपीज़ का, यानी पहले तो उसने अपनी कॉस्ट प्राइस ली होगी
और फिर उसके ऊपर 8% का प्रॉफिट ऐड किया होगा, किस पर, उस कॉस्ट प्राइस पर। ये तो हो गई साड़ी की कॉस्ट। अब प्लस स्वेटर की कॉस्ट के ऊपर MRP यानी Y रुपीज़ लगे हुए थे, उस Y पे उसने 10% का डिस्काउंट कर दिया, किस पे, Y रुपीज़ पे। समझ रहे हो आप इस चीज़ को, अच्छे से समझो। साड़ी जो उसने खरीदी थी अपने पे, उस पे उसने 8% का प्रॉफिट लिया, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्लस दोनों चीज़ें उसने इकट्ठी बेची हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी उसका लिस्ट प्राइस था उस पर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो जो भी कॉस्ट बैठी उसके 1008 रुपीज़ बैठ गए। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमने लिया 100x प्लस 8x अपॉन 100 प्लस 100y माइनस 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू 100,008 on solving 8x 108x plus 90y is equal to 100,800। अभी आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर लो। This is equation number 2, case 1. This is case 1 and this is case 2. अब देखते हैं, अगर उसने साड़ी 10% प्रॉफिट पर बेची होती, यानी पहले अपना कॉस्ट प्राइस लिया और उसके ऊपर 10% ऑफ दैट कॉस्ट प्राइस एक्स्ट्रा लिया, तो वो तो हो गया उसकी साड़ी की बेचने की कॉस्ट, और स्वेटर पर 8% का डिस्काउंट दिया होता है, यानी जितनी भी MRP है उसमें उसने 8% ऑफ दैट MRP रिड्यूस कर दिया, तो उसको जो टोटल सम मिला वो 1008 मिला। तो इसको आप जब फिर से सॉल्व करोगे तो 110x प्लस 92y इज इक्वल टू 102,800 इतना आपको मिलेगा। आप इसको फिर 2 से डिवाइड करके दो इक्वेशंस बना के सॉल्व करो, और एक बार सोचो, जब कॉस्ट निकल आए तो भूल जाओ आप क्वेश्चन कर रहे हो। आप सोचो मम्मा के साथ शॉपिंग पे गए हो, तो देखना आपसे कितनी जल्दी आपका आंसर वेरीफाई होगा। लेट्स सी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी। Now example 24, शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है साड़ी पर भी और स्वेटर पर भी। इसका मतलब अब की बार उसने किसी भी चीज़ पे उसको डिस्काउंट नहीं दिया है, दोनों चीज़ पे उसको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे को दोनों चीज़ों में कॉस्ट प्राइस लेट करनी है। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी एज वेल एज स्वेटर। देख लो, जो हमने शुरू में डिसाइड किया था उसके हिसाब से हम लिस्ट कर रहे हैं। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू x रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, अच्छा अब देखो, फिर से देख लेते हैं। शॉपकीपर्स, लास्ट सेंटेंस ने हमें बता दिया कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेल करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, शॉपकीपर सेल्स द साड़ी एट रुपीज 8% एंड स्वेटर एट 10% एंड ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 88 रुपीज। यानी कि उसको, अब उसने कितने में खरीदी थी उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस 8% ऑफ x और 10% ऑफ x से मतलब है। टोटल कॉस्ट की बात यहाँ पर नहीं हो रही। मैंने आपको कहा था इक्वेशन बनाते हुए या तो ये चीज़ चली जाएगी या तो ये चीज़ चली जाएगी, तो इसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे को यहाँ x वाला पार्ट नहीं करना, ये वाला पार्ट नहीं करना, क्योंकि इसने टोटल कॉस्ट पे नहीं करी है, सिर्फ इस और इस पार्ट से मतलब है प्रॉफिट से। तो पहले उसको 8% का प्रॉफिट किस पर हुआ, साड़ी पर, और 10% का प्रॉफिट किस पे हुआ, स्वेटर पर, और इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 88 रुपीज। दिस इज केस 1। तो मैं अगर, मेरे पास हो गया 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 8800। आप इसको 2 से डिवाइड करके इक्वेशन को शॉर्ट कर लो। एंड केस 2, अगर उसने इस साड़ी को 10% प्रॉफिट पे बेचा और स्वेटर को 15% प्रॉफिट पर बेचा, तो उसको प्रॉफिट हुआ 220 रुपीज़ का, यानी 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 22000। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व करो और फिर से क्वेश्चन से हटकर रियल लाइफ सिचुएशन से देखो कि जो उसने x और y की वैल्यू निकाली है, जो भी इसकी वैल्यू आई है,
तो क्या उसके ऊपर उसको 8% प्रॉफिट और इसके ऊपर 10% प्रॉफिट से 88 रुपीज़ मिल रहे हैं? तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो आपका आंसर निकला है ठीक निकला है। जैसे कि मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ, इसमें आपकी x की जो वैल्यू निकलने वाली है वो निकलने वाली है 600 और y की जो वैल्यू निकलने वाली है वो निकलने वाली है 400 एंड एज दिस क्वेश्चन इज, और इसमें आपकी x की वैल्यू निकलेगी 1000 और y की वैल्यू निकलेगी 800। ठीक है, आंसर्स को चेक करो और उसके बाद लेट्स स्टॉप आवर वर्क हियर।